मज़हर अब्बास साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या तवील जंग के बाद बिलाखिर एक सियासी हल का दरवाज़ा खुल सकता है? देखिए, मेरी तो अभी भी शुकूक व शुबहात हैं इसके ऊपर, और उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है। एक तो ये कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। हमास के लिए ये ज़ाहिर है, सबसे ज़्यादा तो प्रेशर उन्हीं पर है। और एक उनका शक ये है कि अगर वो यरगमालियों को छोड़ देते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि इसराइल जो है वो ऑनर करेगा इस अकॉर्ड को, जो कि हमने माजी में देखा है और अब हालिया तारीख में भी देखा है कि इसराइल ने, चाहे वो यूएन का रेजोल्यूशन हो या कुछ हो, इसराइल के अटैक्स जारी रहे और अब भी जारी रहेंगे। अकॉर्ड हो भी जाता है तो ये बड़ी तल्ख सी बात है कि कब्रिस्तान में आप पीस अकॉर्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त गाज़ा को तो आपने कब्रिस्तान बना दिया है, जहां 65,000 से 70,000 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। आमतौर पे कब्रिस्तान में गोरकन ही होता है जो कब्रों को दफनाता है। और उसके ऊपर हम एक कोई अकॉर्ड कर लें, कोई पीस अकॉर्ड कर लें, जाहिर है और लोगों को बचाने की बात है उसमें। जो हमास ने जवाब दिया है, मुझे पूरी तरीके से, ख़ास तौर पे उनके जो ये है कि गैर मुसल्लह उस वक्त तक ना हो, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है उस अप्रीहेंशंस को, कि अगर हमास अपने आप को गैर मुसल्लह कर दे तो इसकी क्या गारंटी है कि इसराइल अटैक नहीं करेगा। दूसरे उन्होंने ये भी बात किया है कि इस चीज़ की क्या गारंटी है कि उसके बाद इसराइली इंटेलिजेंस जो है, जिस तरह मादी में भी हमने देखा है कि दुनिया के दीगर इलाकों में चुन चुन के उनके लोगों को नहीं मारेगी। ये जो गारंटर्स हैं, ये असल क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर है। जैसे टोनी ब्लेयर के हवाले से बात की है, टोनी ब्लेयर का पूरा रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड पोस्ट इराक वॉर और इवन प्री इराक वॉर जो है वो हमें नज़र आता है। मुझे नहीं पता कि टोनी ब्लेयर को क्यों पिक किया गया है इस कमेटी में। उसमें डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, समझ में आता है कि ये इनिशिएटिव उन्हीं का है और उन्हीं ने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है। देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो और दीगर जो ममालिक हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे नज़दीक बहुत जल्दी शहबाज शरीफ साहब ने, जब ये अकॉर्ड का ऐलान किया गया था, बहुत जल्दबाजी की शहबाज शरीफ साहब ने एकदम उसको अपलॉड करने की, इसको उसका खैर मकदम करने की। थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत थी, क्योंकि असल में तो रद्द-ए-अमल पहला हमास का ही आना था, क्योंकि उन्हीं वो बुनियादी इसमें उनका किरदार है। लेकिन एक उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं एक बातचीत का दरवाज़ा ज़रूर खुले। ऐसा ना हो कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में कहा था कि हमास के लिए चॉइस नहीं है, या तो वो इस अकॉर्ड को माने और या फिर वो मज़ीद तबाही के लिए तैयार हो जाएं। देखना ये कि हमास ने मजमूई तौर पे तो इस अकॉर्ड को वेलकम भी किया है और चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात की है, लेकिन क्या इसके बाद उनकी जो कुछ शराइत हैं वो उस पर बातचीत होगी नहीं होगी? मेरा ख्याल होनी चाहिए, जी। सेटिस्फाई करना चाहिए हमास को भी। और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ट्रिकी है, क्योंकि इसराइल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको अगर हम सामने रखते हैं तो इतना आसान नहीं होगा कि बिल्कुल ब्लाइंडली जो है इस चीज़ पर मान लिया जाए। गारंटर्स की मौजूदगी में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन देखना यह कि डोनाल्ड ट्रंप का खुद इस पर, हमास के इसके ऊपर आगे क्या बात करती है, फिर इसराइल का क्या रद्द-ए-अमल आता है, नेतन्याहू का क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन एक उम्मीद रखनी चाहिए कि चीज़ आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ने से ही रास्ते निकलते हैं। लेकिन यानी मेरे इसका नुक्ते मतलब नज़र आप से ज़्यादा पुरुमीद काफ़ी नहीं उम्मीद, है इस डेवलपमेंट को लेकर? काफी देखिए, डेवलपमेंट तो है, ये जाहिर है एक किसी न किसी हद तक हम कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू भी है। ब्रेक थ्रू तो नहीं, लेकिन डेडलॉक जो है वो ख़त्म हुआ है। एक रिएक्शन आया है एक पार्टी का, और उसने अपनी बाकी चीज़ों को मानते हुए, वेलकम करते हुए, कुछ चीज़ों पर अपनी जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करना चाहिए। और जब आप कोई डील करने जाते हैं, कोई अकॉर्ड करने जाते हैं, तो एकदम ब्लाइंडली किसी चीज़ पर दस्तखत नहीं करते। आप बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है हमास का जो मौक़िफ़ है वो बहुत नपातुला है, और सही। उस मौक़िफ़ को से रास्ते निकल सकते हैं। डिपेंड करता है कि अमेरिका और इज़राइल इस पे क्या रद्द-ए-अमल देते सही। हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको क्या लगता है, वही सवाल
क्या तवील जंग के बाद बिलाखिर एक सियासी हल का दरवाजा खुलता नजर आ रहा है आपको? शॉर्ट जवाब तो यह है कि दरवाजा तो सियासी हल का खुल गया है, लेकिन क्या आप मंजिल तक पहुंचेंगे? जिस तरह अभी मदर साहब ने बहुत हकीकत पसंदाना तजिया किया, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। देखें, इस वक्त ये जो प्रोसेस है, इसके 4 एस्पेक्ट्स को समझने की ज़रूरत है। मुस्बत पहलू ये है कि सिफारती सतह पे एक इंक्लूसिव जामिया ग्लोबल कोशिशें जारी हैं, जिसमें वेस्टर्न पावर्स भी शरीक हैं, जिसमें इसराइल भी शरीक है, जिसमें मुस्लिम और अरब ममालिक भी शरीक हैं, और अब हमास ने भी उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का इरादा जाहिर किया है। तो पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात, सिफारती कोशिश जो है एक इंक्लूसिव जामिया अंदाज में जारी है, जो कि पॉजिटिव बात है, और पाकिस्तान ने भी इसको वेलकम किया है, अच्छी बात है। दूसरी बात जो है, इससे ये उम्मीद पैदा हुई है कि चाहे वेस्टर्न पावर्स हों, चाहे इसराइल हो, चाहे हमास हो, चाहे मुस्लिम दुनिया हो, उनका कॉमन इंटरेस्ट इस वक्त इनिशियल कमेंट की बेसिस पे ये लगता है कि वो जंग बंदी में इंटरेस्टेड हैं। तो ये दूसरा पॉजिटिव है। अच्छा, लेकिन उस जंग बंदी के देरपा होने या उसके लिए उन चारों के जो इंटरेस्ट्स हैं या जो उनकी कंडीशंस हैं, क्या उसमें कन्वर्जेंस है या नहीं? इसलिए मैं मजहर साहब की बात से एग्री करता हूं कि 2 पॉजिटिव्स तो हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं और सारे अमन चाहते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स पे चाहते हैं। अब चारों की जो टर्म्स हैं, वेस्टर्न पावर्स की, इसराइल की, हमास की और मुस्लिम और अरब दुनिया की, क्या उसमें कन्वर्जेंस है या नहीं है? तो उसमें कन्वर्जेंस के मुकाबले में 2 चीज़ें जो हैं हमास की तरफ से पॉजिटिव आई हैं, जो कि एक प्लेजेंट मैं समझता हूं सरप्राइज है। उन्होंने जो इतलात शेयर की गई हैं, उसके मुताबिक जो सियासी अरेंजमेंट है टेक्नोक्रेट्स के ऊपर मबनी, उसमें उसके ऊपर आमादगी जाहिर की है, जो कि मैं समझता हूं उनकी तरफ से बहुत बड़ा कंसेशन है, क्योंकि हमास अपने आप को फ़लस्तीन के अंदर एक मुताहरिब के साथ साथ एक अहम सियासी कुव्वत भी समझती है। तो अगर वो अपने सियासी मैंडेट्स के बियॉन्ड एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट में आमादगी जाहिर कर रही है, तो ये बहुत बड़ा उसकी तरफ से कंसेशन है। मिलिट्री से ज़्यादा बड़ा कंसेशन पॉलिटिकल कंसेशन है। और चौथी बात जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है पॉजिटिव, ये कि जो कैदियों का तबादला है उसमें भी उन्होंने आमादगी जाहिर की है कि उसके हवाले से भी मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 4 पॉजिटिव्स हैं। अब डाइवर्जेंसेस जो हैं वो 2 हैं बुनियादी तौर पे। एक डाइवर्जेंस ये है कि उन्होंने कहा कि जी हम डिसआर्मामेंट पे अभी उन्होंने इनिशियल कमेंट में बात करने में इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया है। डिसआर्मामेंट यानी कि हम हथियार डाल देंगे या फेंक देंगे। और पॉजिटिव इसमें भी ये है कि इसकी बेसिस पे मुज़ाकरात इसराइल और अमेरिका ने ख़त्म करने या दोबारा जंग जारी रखने का इंदिया नहीं दिया है। इसका मतलब है वो समझ रहे हैं कि फौरी तौर पर हमास का हथियार ना फेंकना जो है एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। और आखिरी जो स्टिकिंग पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ एक पॉसिबल वजह बन सकता है इसके नाकामी की, वो ये है कि अमेरिका हो, मगरबी ताकतें हों, मुस्लिम और अरब ममालिक हों या हमास हों, इनमें से कोई स्टेक होल्डर ये सलाहियत नहीं रखता कि इसराइल को दोबारा जाहरियत से बाज रख सके। इसराइल के बिहेवियर की गारंटी कौन देगा? क्या हमास या मुस्लिम दुनिया उनको ट्रंप साहब अशोर भी कर दें कि जनाब जंग बंदी हो जाएगी? तो इसी एहतमाल के तहत वो डिसआर्मामेंट में रिलक्टेंट हैं। और आखिरी बात मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से बताता चलूं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, जो फॉरेन मिलिट्री ऑक्यूपेशन के अंदर जो टेरिटरी होती है, उसके लोगों को आर्म्ड रेजिस्टेंस का राइट आलमी कानून देता है। अगर हमास इस आलमी कानून के हक से कि फॉरेन मिलिट्री ऑक्यूपेशन के तहत जो हमें राइट ऑफ फ्रीडम है थ्रू आर्म रेजिस्टेंस, इससे में दस्तबरदार होते हैं, तो कल को ये, और पाकिस्तान जो है इसको सपोर्ट करता है, तो कल को ये आर्गुमेंट हमारे खिलाफ भारत जेनेवा में, यूएन में उठा सकता है कि वहां पे तो आप हमास से कह रहे थे कि आपका राइट ऑफ आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉरेन मिलिट्री ऑक्यूपेशन नहीं है,
तो कश्मीर में आप राइट ऑफ आर्म्स रेजिस्टेंस ऑफ मुजाहिदीन या कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की सपोर्ट कैसे करते हैं? तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगेन टू रीइंफोर्स द फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, मज़हर साहब ने बहुत दो बातें इंपॉर्टेंट की, उससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं कि एक तो हमें मोहतात होना चाहिए, बहुत उजलत में कोई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, और अमेरिका के साथ साथ मुस्लिम और अरब ममालिक के साथ मिलकर इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए एज अ लीडिंग मुस्लिम पावर। लेकिन फौरी तौर पर इस पे रिएक्ट करना, मुबारकबाद देना, या फौरन अपने आप को, जिस तरह कल वजीर खारजा साहब अपने आप को डिस्टेंस कर रहे थे, वो मेरा ख्याल है इससे ये साबित होता है कि बहुत ज्यादा थॉट थ्रू नहीं था ये मामला। अगर ट्रंप साहब ने नेतन्याहू के कहने पे कुछ डॉक्यूमेंट चेंज भी किया है, तो क्या उन्होंने कमिटमेंट दी थी कि मैं नेतन्याहू से कह के फिर इसमें चेंज नहीं करूंगा? द पॉइंट इज कि मुज़ाकरात में चेंजेस होती हैं, लेकिन आपको ये एहतियात बरतनी चाहिए कि किसी चीज को फौरी तौर पर फाइनल ना समझें और किसी चीज पर फौरन फाइनल फैसला या राय लेने से एहतियात बरतें। सैयद मोहम्मद अली साहब, इस पर भी आपका पार्टिसिपेट प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करते रहें। ठीक है। और ये जो हमास ने टोनी ब्लेयर के मुजव्वज़ा किरदार को मुस्तरद किया है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस तजवीज़ को माना जाए और किसी और को तब्दील कर दिया जाए टोनी ब्लेयर की जगह, या नहीं? देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं समझता हूँ अगेन जो मुस्लिम दुनिया है, हमास है, क्या उनको ये एक्सेप्टेबल है? ऑन अ लाइटर नोट, कई जगह ट्वीट में ये बात आ रही है कि हमास ने तो इतने इसराइली नहीं मारे जितने लोगों की जानों की हलाकतों के जिम्मेदार टोनी ब्लेयर साहब इराक वॉर के अंदर रहे हैं। तो उनसे आप पीस के तौर पे क्या वो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट कमांड करते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स की? आई एम नॉट श्योर। फ़लस्तीनी और हमास खुद इसका बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और मेरे ख्याल में इनिशियल जो उनका रिएक्शन है वो कोई ज़्यादा उस पर उन्होंने सीरियस नहीं लिया है इस तजवीज़ को। मैं समझता हूँ हमास तीन चीज़ों पे एग्री कर गई है। वो प्रोसेस में शामिल होना चाहती है, वो फायर बंदी चाहती है, वो जो कैदियों के तबादले में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो डिसार्म करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसको ये कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग सदर ट्रंप, कि इसराइल दोबारा जारियत नहीं करेगा। और आखिरी बात ये कि उन्होंने ये भी बहुत बड़ा कंसेशन दिया है कि एक टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट जो है उसको वो कंसीडर कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा कंसेशन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टोनी ब्लेयर साहब आके उनके मतलब एक वॉइसराय बन जाए वहां पे। आई डोंट थिंक ये हमास की बात नहीं है। क्या आप पूरे फलस्तीन के इंटरेस्ट, सेंटिमेंट, कंसर्न को वो रिप्रेजेंट और ट्रस्ट को एंजॉय करते हैं? आई थिंक ये फलस्तीनी बेहतर फैसला कर सकते हैं, इंक्लूडिंग महमूद अब्बास। और मैं आई एम वेटिंग कि महमूद अब्बास ने क्या वेलकम किया है टोनी ब्लेयर को? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट।